और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ। खतरनाक खबर है, पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है कि तालिबान का टारगेट है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार छीन लिए जाएं, और अगर ऐसा कर लिया तो दुनिया के लिए इससे बड़ा खतरा नहीं हो सकता। आतंकियों के हाथ में जब परमाणु मिसाइल, शाहीन मिसाइल पाकिस्तान की और गौरी मिसाइल का रेड बटन आ जाएगा, इसलिए पूरी दुनिया खौफजदा है, पूरी दुनिया डरी हुई है। लेकिन ये हालात बने क्यों हैं? क्योंकि पाकिस्तान में हालात बहुत खराब हो गए हैं। पाकिस्तान में कंगाली का आलम है। लोग जिस दुकान पर जा रहे हैं वहां दाम इतने बढ़ चुके हैं कि जेबें खाली हो गई हैं। सुनिए जरा पहले पाकिस्तान के लोगों को, फिर हाल बताऊंगा। ये कल 40 में दे रहे थे, सर महंगा हो गया डॉलर महंगा हो गया। अरे आलू का क्या वास्ता डॉलर से? हमारी जमीन में होता है। डॉलर बढ़ गया इसलिए सर। वो खुदा से डरो जालिमो, खुदा से डरो। डॉलर हमारा पैसा नहीं है भाई, हमारा पैसा नहीं है डॉलर। दोस्तों मैं चने वाले के पास है। भाई ये चना कितने में बेच रहे हो? 150। ये कल 120 में बेच रहे थे आप। महंगा हो गया डॉलर महंगा हो गया। ये चने का डॉलर के साथ क्या भाई? डॉलर बढ़ जाता है, फिर हर चीज पाकिस्तान बढ़ा जाता है। भाई साहब आप बताएं मुर्गी कितने किलो दे रहे हैं? 520 रुपए। 520 रुपए। कल 450 में थी मैं ले गया। बात ये है कि डॉलर बढ़ गया ना, इसलिए हर चीज पे पैसे बढ़ गए। दोस्तों आखिर में मैं सैलून वाले के पास आया हूँ, इनसे पूछता हूँ क्या ये भी डॉलर पे चलते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर क्या हाल है, कैसे हैं आप? खैरियत से? आप सुनो सर। सर मुझे बाल कटवाने बनवाने हैं, कितने पैसे होंगे? 500 सर। ये कल तो 150 में था। सर आपको पता नहीं डॉलर बढ़ गया है। सर डॉलर का इसके साथ क्या वास्ता सर? डॉलर का तुम्हारे सैलून की क्या वास्ता सर? तुम्हारे तो यहाँ पे एक महल्ले में रहते हो, गरीब से महल्ले में, इधर डॉलर का क्या वास्ता? इधर तो रुपये चलते हैं, हमारे पाकिस्तानी पैसे चलते हैं। माफ करना, आप हंस रहे हैं, आपको पता नहीं है क्रीम है, दुकान है, बिजली है, ये सोफे है, ये कुर्सी है। नहीं ये कुर्सी जो है तुम लंदन से लाए हो, अमेरिका से लाए हो। ये सोफे जो टूटे हुए सोफे लुंडे के, ये क्या तुम अमेरिका से लाए हो? ये सोफे हालत देखो सोफों की, ये कहाँ से लाए हो? ये इधर ही बनती है, ये हमारे रिश्तेदारी बनाते हैं। तुम्हारा डॉलर के साथ क्या वास्ता है सर? डॉलर तेरा चाचा है, तेरा मामा है, डॉलर क्या लगता है तेरा? नहीं तू डॉलर पे चलता है, तुम्हारे जहाज है, या तुम्हारा लंदन अमेरिका आना जाना है, तुम्हारे बड़े कारोबार है, तू सैलून वाला है, तू 150 रुपए ले, मेरे बाल बना। भाई मेरी बात सुनो, देखो मैं भी गंजा हूँ, मैं भी गंजा हूँ, आप भी गंजे बन जाओ। कोई भी जरूरत नहीं है बाल बनाने की, आप जाए। आप 500 लेंगे? 500 लेंगे। क्यों? डॉलर बन गया, डॉलर बन गया, मैंने बोला डॉलर बन गया, डॉलर बढ़ गया। तो पाकिस्तानी क्यों परेशान है? आखिर डॉलर से आपको बताता हूं, डॉलर ने पाकिस्तान की हालत पतली कर दी है। न डॉलर बचे हैं और डॉलर से पहले ही पाकिस्तान परेशान है। जरा देखिए क्यों डॉलर चिल्ला रहे हैं। पूरा देश लुटवा दिया इसी डॉलर के चक्कर में। इनके नेता, इनके आर्मी चीफ ये सोचते रहे कि डॉलर अमेरिका से आ जाए आतंकवाद के नाम पर तो जिंदगी चलती रहेगी। लेकिन अब इसी डॉलर के मुकाबले देखिए हालत क्या हो गई। अमेरिका का $1 पाकिस्तान के 260 रुपए से ज्यादा हो गए। यानी एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 260 रुपए 40 पैसे। एक सऊदी रियाल 69 रुपए 48 पैसे हो गया है पाकिस्तान का। एक चाइनीज युआन लेकर जाएंगे तो पाकिस्तान के 37 रुपए 92 पैसे हो गए। यह है पाकिस्तान के पैसे की हालत। एक भारतीय रुपया भी पाकिस्तान में 3 रुपए 15 पैसे। सिर्फ भारत की करेंसी नहीं, बांग्लादेश के टके के आगे भी टके जैसी स्थिति है। एक बांग्लादेशी टका 2 रुपए 48 पाकिस्तानी रुपए। एक नेपाली रुपया 1 रुपए 98, यानी नेपाल से भी ज्यादा खराब स्थिति, बांग्लादेश से भी ज्यादा खराब स्थिति पाकिस्तान की हो चुकी है। इससे ज्यादा बेइज्जती, इससे ज्यादा बदहाली पाकिस्तान की नहीं हो सकती है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में जो लोगों को आप सुन रहे थे, जो हालत खराब है, वो हालत खराबी के पीछे वजह क्या है ये देखिए जरा। पाकिस्तान में महंगाई कितनी बढ़ गई है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, आज का रेट मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान में चिकन 780 रुपए किलो हो गया है। चिकन, बोनलेस चिकन आप लेंगे तो 1100 रुपए किलो है, 1100 रुपए किलो। मटन सोचिए खरीदने से बाहर हो चुका है, 2000 रुपए किलो मटन है, यानी 1 किलो के लिए 2000 देने होंगे आपको। अंडे 1 कैरेट भारत में आपको 150 के आसपास 180 में मिल जाएगा, पाकिस्तान में
400 रुपए का एक कैरेट अंडा है। चाय 1700 रुपए किलो है। सोचिए, अब चाय पिएगा या फिर सजाने का काम करेगा चाय की पत्ती, समझ नहीं आ रहा लोगों को। देसी घी 1800 से 2500 रुपए किलो, यानी देसी घी तो पाकिस्तान के लोग भूल जाएं कब आखिरी बार देसी घी देखा था। चावल 445 रुपए किलो पाकिस्तान में है, वही लोगों को आप सुन रहे हैं। गेहूं आटा देखिए जरा, 164 रुपए किलो है, भारत में 40-45 में मिल जाएगा आपको। दूध भारत में 2 रुपए बढ़ते हैं तो शोर होता है, पाकिस्तान में 250 रुपए लीटर है दूध। प्याज देखिए जरा, प्याज 215 रुपए किलो मिल रहा है पाकिस्तान में, यह हाल है। अदरक भी 520 रुपए किलो है पाकिस्तान में, और मटर 180 रुपए किलो मिल रही है, यह हाल है। अब स्थिति शहबाज शरीफ की यही हो गई है कि भाजी तरकारी का ठेला लगा ले, दूसरा कोई विकल्प बचा नहीं। क्यों? क्योंकि कहीं से कर्जा मिल नहीं रहा है, अब यही करना बस विकल्प है, और यहां भी खरीदार नहीं आ रहे। टमाटर 160 रुपए किलो है पाकिस्तान में, कद्दू 120 रुपए किलो, और बैगन 98 रुपए किलो मिल रहे हैं। यह पाकिस्तान की रेट लिस्ट है, और ये दाम और बढ़ रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, अगले कुछ दिनों में ये दाम आसमान छूने लगेंगे और हाथ से बाहर निकल जाएंगी, चीजें अभी और महंगी होनी है। ये मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूं, उसके पीछे वजह देखिए। ये वजह यह है कि पेट्रोल के दाम 272 रुपए लीटर हो चुके हैं, डीजल हाई स्पीड 280 रुपए लीटर हो चुका है, केरोसिन 202 रुपए लीटर है। जब तेल के दाम बढ़ेंगे तो जो भी माल ढुल कर आता है, माल ढुलाई जुड़ जाएगी आपकी खाद्य सामग्री के साथ, दूध के साथ, प्याज के साथ, आलू के साथ, तो उनके दाम भी बढ़ जाएंगे। खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि देश दिवालिया हो चुका है। शहबाज शरीफ कह चुके मैं कर्जा मांग मांग के थक गया, कोई नहीं दे रहा, मैं तो कह रहा हूं लौटा दूंगा। कोई सुन नहीं रहा है, सालों से कर्जा मांग रहे हैं। सुनिए दोनों को। जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। हमारा जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे, इंशाअल्लाह जरूर खड़े होंगे। सोचिए, ये हाल हो गए हैं। कुछ अक्ल के गधों ने पाकिस्तान का ये हाल कर दिया। अब जो गधे हैं उन्हीं का सारा, ये देखिए शादी हो रही है, शादी में गधे गिफ्ट किए जा रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, पाकिस्तान की तस्वीर आप देख रहे हैं। दुनिया का कौन सा मुल्क होगा जहां शादी में गधे गिफ्ट किए जाते हो, लेकिन पाकिस्तान में हो रहा, देख रहे हैं। नया शादी का जोड़ा है और नए जोड़े को गधे गिफ्ट किए गए। ये भी पाकिस्तान में हो रहा। क्यों? क्योंकि सिर्फ अब गधों पे ही भरोसा है, पूरा देश गधे चलाएंगे, ये स्थिति है। ये ऐसा ही नहीं करो, तेल नहीं मिल रहा है तो बाइक सवार क्या कर रहा है, ये देखिए जरा, फुल स्क्रीन लीजिए। जब तेल नहीं मिलेगा तो बाइक सवार, गाड़ी में तेल नहीं है तो उसने देखिए गधे की पूंछ पकड़ ली है कि इसी भरोसे बाइक चल जाए मेरी, और कोई विकल्प नहीं है गाड़ी चलाने का, बाइक चलाने का। ऐसे चल रही है पाकिस्तान में बाइक। क्या करे आदमी, तेल इतना महंगा है कि तेल खरीदा नहीं जा सकता, तो बाइक चलाने का सिर्फ एक यही विकल्प बचा है कि गधों के सहारे बाइक चले, गधों के सहारे देश चले। आइए, अब मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं कि गधे भरोसे पाकिस्तान हो गया। क्यों कह रहा हूं? कि कुछ ने तो बर्बाद कर दिया, अब यही बचा है। पाकिस्तान में गधों का बिजनेस अब तेजी से बढ़ रहा है। शहबाज शरीफ और पूरे देश को यह लग रहा है कि अब सिर्फ यही सहारा है, यही बचा सकते हैं, बाकी कोई नहीं बचा सकता है। अकेले लाहौर में आपको बताऊं 41,000 के करीब गधे हैं, ये वाले नहीं, ये वाले 41,000 के करीब। पूरे पाकिस्तान में गधों की आबादी 57 लाख के करीब पहुंच चुकी है। 57 लाख अब इन्हीं का सहारा है। निर्यात से लेकर ट्रांसपोर्ट तक गधों का इस्तेमाल हो रहा है, इन्हीं की पैदावार बढ़ रही है। पाकिस्तान में एक गधा 15 से 20 हजार में मिल जाता है, और गधा गाड़ी अगर तैयार कराएं तो 30 हजार में बन जाएगी।
यानी सोचिए, पाकिस्तान में जब तेल खरीदने की हालत में कोई नहीं बचेगा तो ये 20-30 हजार की गधा गाड़ी चलेगी और 15 से 20 हजार में गधा आएगा। एक गधा गाड़ी करीब 370 किलो वजन उठाती है, माल ढुलाई बचेगी, इसलिए पाकिस्तान को यही सूझ रहा है। परिवहन में भी कराची हो या लाहौर, गधा गाड़ी चल रही है बेशुमार। गधा मालिक एक दिन में 1000 रुपए कमा लेते हैं। पाकिस्तान में 80 लाख ग्रामीण यही काम कर रहे हैं। सोचिए, वहां बड़ा तबका इसी गधे के काम में लगा है। एक गधा बेचने पर करीब 35 से 55 हजार रुपए मिल जाते हैं। गधों की खाल को भी पाकिस्तान बेच देता है। एक गधे की खाल के करीब 10,000 रुपए मिल जाते हैं। और दोस्त चीन जो है पाकिस्तानी गधों का सबसे बड़ा खरीदार भी है। हर साल चीन पाकिस्तान से 80,000 गधे खरीदता है। तो अब शहबाज शरीफ एंड टीम को लग रहा है कि यही असली कारोबार पाकिस्तान में बचा है। यहां तक कि चीन ने गधों पर सबसे बड़ा निवेश पाकिस्तान में कर रखा है। आपको बताऊं, पाकिस्तान में हर साल 1 लाख गधे बढ़ रहे हैं और इमरान सरकार ने गधों को अपनी उपलब्धि बताया था। उस दौर में एक मंत्री ने कहा था, गधे अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बैकबोन है। गधों के उत्पादन से पाकिस्तान की जीडीपी बढ़ेगी। आपने वहां के मंत्री को सुन लिया, प्रधानमंत्री को सुन लिया, रक्षा मंत्री को सुन लिया। अब एक ही उम्मीद का सहारा है, बाकी गधों ने तो पाकिस्तान बेच खाया है। पाकिस्तान के लोगों को सुनिए, वो बता रहे हैं कि कुछ गधे देश में बचे हैं, कुछ निर्यात कर दिए। सुनिए। बहुत मजा आया और इस गधे ने हमें टांगे की याद ताजा करवा दी है। बाइक की जगह पे गधा लगाना पड़ा है और ये जो चिंची है, अब ये गधागारी की चिंची बन चुकी है। पेट्रोल की कीमत अभी इनको कम करनी चाहिए, वरना यही कुछ ही होगा जो आज हो रहा है। गधे ही बांधेंगे लोग आगे गाड़ियों में। बहुत सुकून है और इससे जो गधे वाले हैं उनको भी रोजगार इससे जो है वो मिले। 100 रुपए का राशन खाता, उसमें मैं 500 का पेट्रोल डलवाता था, मुझे कुछ नहीं शाम को प्रभावित होती। इसमें मैं 1000-1200 शाम को ले जाता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ देखे ना, आपको नहीं पता मैं कैसे, मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि आप देखें आईने में कि वाकई गधों तो देखूंगा ना, मुझे गधों में इजाफा हो रहा है। क्या वजह है गधों में इजाफा होने में? कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सबके सामने है। पाकिस्तान में इजाफा होता है, बाहर के मुल्कों में क्यों नहीं इजाफा होता? ऐसे गधे से पाकिस्तान में ही शुमार होते हैं। वो कहते हैं 2 तरह के गधे हैं, एक तो वो है जो चाइना ले गया, ठीक है, और जो पाकिस्तानी गधे उनको अल्लाह हिदायत है। वजन बहुत ज्यादा हो गया लोगों का, किसी की बातों में वजन है, किसी का वैसे वजन है। उठाने वाला भी कोई होना चाहिए ना। आपको पता है, जो ज्यादा उठाता है वो ज्यादा कामयाब है। गधे कामयाब है, पता चल जाता है। कई गधे उन्होंने साइलेंट पे लगाए होते हैं। इजाफा कहाँ पे हुआ है? और ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? पाकिस्तान में हुआ है इजाफा, उस वजह से वो गधे की जो तादाद थी वो कम होनी चाहिए थी, ज्यादा इसलिए हुई है कि पक नहीं रहे, आजाद घूम रहे गधे बंदे। अब देखिए जरा, पाकिस्तान के हालात ये हैं, इतने बुरे हालात हैं, लेकिन अभी भी घोटाले हो रहे हैं। घोटाला ये हो रहा है, ये जो सामान आप देख रहे हैं तुर्की भेजा जा रहा है, इस सामान में भी घोटाला कर दिया गया। यानी जहां भूकंप आया है वहां मदद की बात करिए, लेकिन इसमें भी घोटाला है, इसमें भी करप्शन है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये भेजा गया शहबाज शरीफ को, आप देख रहे हैं। शहबाज शरीफ ने जो मदद भेजी, उसके बाद शहबाज शरीफ खुद तुर्की पहुंच गया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं शहबाज शरीफ टर्की पहुंचे हैं जब, ये वो तस्वीर है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। क्या घोटाला हुआ है ये मैं आपको बताऊंगा। पाकिस्तान का घोटाला जिसमें शहबाज शरीफ खुद फंस गए। पाकिस्तान के लोग अब मजाक उड़ा रहे हैं कि देश में हालात ऐसे हैं और हमारे जो नेता हैं वो भ्रष्टाचार से बाज नहीं आ रहे। पाकिस्तान का घोटाला देखिए, एक देश जो भूकंप से पीड़ित है, उसे आपकी सहानुभूति की जरूरत है, उसे आपकी मदद की जरूरत है, लेकिन उसमें भी खेल कर दिया पाकिस्तान के नेताओं ने। देखिए क्या किया इन लोगों ने। किया यह है कि तुर्की की मदद में घोटाला कर दिया। घोटाला यह किया कि कंगाल पाकिस्तान ने तुर्की मदद भेजी थी और मदद के पैकेट बाहर पाकिस्तान लिखा था, पैकेट के बाहर, और पैकेट अगर खोला गया तो अंदर माल तुर्की का था, लिखा था गिफ्ट फ्रॉम तुर्की, यानी ये गिफ्ट भेजा गया था पाकिस्तान। मतलब वो मदद जो पाकिस्तान को तुर्की ने भेजी, तुर्की ने बाढ़ के वक्त पाकिस्तान की मदद की थी। उस वक्त मदद के बहाने पाकिस्तान ने वही पैकेट दोबारा तुर्की भेज दिए। पाकिस्तानी मीडिया में ही शहबाज का मजाक उड़ रहा है। अब कहा गया है कि शहबाज ने पाकिस्तान को शर्मिंदा किया है। दुनिया भर में भी पाकिस्तान की किरकिरी हुई है।
भूकंप के अगले दिन शाहबाज तुर्की जाना चाहते थे, लेकिन तुर्की ने शाहबाज के आने से मना कर दिया। शाहबाज फिर भी 2 दिन के दौरे पर तुर्की गए। अब जरा सुनिए, जब ये पाकिस्तान के लोगों को पता चला कि उनके देश ने तुर्की के साथ ही खेल कर दिया है, तो पाकिस्तान के लोग भी शर्मिंदा हैं। सुनिए। एक तो चोरों की हुकूमत है, ऊपर से ये जो राशन लेके गए वो भी चोरी करके लेके गए हैं। अभी भी हमारी आवाम को ये बात समझ नहीं आती ना कि ये चोर नहीं है, तो उन पे शेम होनी हो यार। इससे को बहुत सी बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है हमारे मुल्क के लिए, बेसिकली हमारे अपने लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है, क्योंकि वो चीज़ लेके जो उन्होंने हमें दी, उनकी चीज़ नहीं दे रहे कि हमारी तरफ से। क्यों हमारी तरफ से है? क्या कल को अगर हमारी तरफ से दोबारा फिर सलाह आता है, अब वो हमें कोई चीज़ नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्यों कहता है कि इन्होंने ये चीज़ आगे देनी नहीं है। क्यों नहीं आगे देनी? कि अपने पास संभाल के रखते हैं। जब उनकी चीज़ आगे जहाँ मकसद तक पहुँचनी ही नहीं है, तो फिर उन्हें वो हमें क्यों कोई चीज़ देंगे। तो तुर्की वाली बात कह रहे हैं ना, जो लेबल उन्होंने चेंज करके मेड इन पाकिस्तान के वो जो सिस्टम किया, देखें आप उसकी हिस्ट्री निकाल के देख लें, वो जहाँ का रहने वाला है वहाँ का नंबर बंदा ही 2 नंबर है। अच्छा, ये हमेशा 2 नंबरी करके ऊपर आते हैं, और 2 नंबरी उनके साथ भी कर दिए। गरीब आदमी है, अभी तो उनके ऊपर देखें, अभी हमारे हिसाब से तो वो भी जिस तरह हमारे यहाँ पे सैलाब आया था और उन्होंने इमदाद भेजी, और हमारे पास अगर नहीं है तो यार उनको कह दो नहीं है ना, हम नहीं दे सकते। हम नहीं दे सकते। उनको भी पता है कि यार है ही करप्ट लोग ने, इन्होंने तो उन्होंने दे भी दिता ना, तो इन्होंने खा लेना। हमारी जो हुक्मरान तबका है उन सब का यही हाल है कि जब भी हमें कोई इमदाद यहाँ पे सैलाब मुतासरीन के नाम पे, यहाँ पे कोरोना के मुतासरीन के नाम पे जब भी इमदाद मिलती है, तो ये जो करप्ट हुक्मरान है वो अपने जो हवारियाँ हैं उनको नवाजने पे तुले होते हैं। यही तो अफसोस की बात है कि तुर्की तो बहुत दूर की बात है, अपनी जो अवाम है, पाकिस्तानी अवाम है, इनको नहीं दे वो दे रहे हैं। पाकिस्तान में तुर्की के अलावा पाकिस्तान की जो अवाम का हाल है, आज लोग खुद के भूख की वजह से अपने बच्चों को कत्ल कर रहे हैं, खुदकशियाँ कर रहे हैं। इनको अपने अवाम का ख्याल नहीं है, तो इनको किसी दूसरे अवाम का क्या ख्याल होगा। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर पाकिस्तान के जो हालात हैं, ये जो पाकिस्तान की बर्बादी है, इसके 3 कारण हैं। वो 3 कारण कौन से हैं? सोचिए जरा, आपके भी जहन में वो 3 कारण आएंगे कि पाकिस्तान को आखिर किसने और कैसे बर्बाद किया। 47 पे 2 मुल्क बने, उसके बाद एक मुल्क की हालत यह है कि आटा खरीदने की हालत भी नहीं है। पहली वजह है कट्टरपंथ, पाकिस्तान की बर्बादी की। पाकिस्तान पर मुल्ला मौलवी बिरादरी ने कब्जा कर लिया। मौलाना साद रिजवी ने शाहबाज को अल्टीमेटम दे रखा है। मौलाना डीजल ने इमरान की सत्ता हिला दी थी, क्योंकि मुल्क मौलाना चलाते रहे। दूसरी बड़ी वजह है आतंकवाद। आतंकवाद पाकिस्तान की राष्ट्रीय नीति है। वहां जवान नहीं मारे जाते हैं, वहां आतंकी मारे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सेना से आगे आतंकी होते हैं लड़ने के लिए। दुश्मन के लिए ये आतंक का इस्तेमाल करते हैं। तालिबान को बनाने वाला भी पाकिस्तान है। टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान लड़ाकों की रिहाई और उन्हें पनाह भी दिया। अब वही रोज बम बांध कर आते हैं और कहीं ना कहीं फट जाते हैं। अलकायदा ने खड़ा करने वाला अलकायदा को पाकिस्तान है। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान को यह अच्छा लगता था जब ये आतंकी दूसरों में जाकर बम और गोलियां दागते थे। अब अपने देश में फट रहे हैं तो पाकिस्तान को परेशानी हो रही है। अगली तीसरा बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार से पाकिस्तान बर्बाद हो गया। और भ्रष्टाचार में एक बात, सेना भी भ्रष्टाचारी और सियासतदान नेता भी भ्रष्टाचारी। शाहबाज और भाई नवाज ने करोड़ों का घोटाला किया। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ने भी घोटाले से जेब भरी है। चंदे के पैसे से इमरान ने अस्पताल खड़े कर दिए हैं। बाजवा का परिवार 6 साल में अरबपति बन गया है। यह है पाकिस्तान की करप्शन की कुंडली, बहुत लंबी है। चाहे वो शाहबाज नवाज का परिवार हो, जरदारी का परिवार हो, या फिर वो इमरान का खानदान हो और सियासत में लोग हो, यह बता रहा है कि कैसे बर्बादी की तरफ बढ़े हैं। लेकिन एक बुनियादी बर्बादी की वजह है कट्टरपंथ। मौलाना मौलवी इतने हावी हो गए, कट्टरपंथ इतना हावी हो गया कि पूरा मुल्क बर्बाद हो गया। उसकी एक नजीर मैं आपको दिखाता हूं। एक मौलाना को सुनिए, 20 शादी कर चुके हैं और 100 शादियों का टारगेट है। सुनिए। बाबा जी, आप मुझे बताएं कि बच्चे कितने हैं आपके? 22 बच्चे हैं। 22 और बीवियां? 22 से 30। हाँ, पहले तो 30 का मतलब उनको आपने तलाक? हाँ जी, उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा, ये जो मौजूदा 4 लड़कियों के साथ आपने शादी की है, तो इनके बच्चे हैं? हाँ जी, इनके अभी नहीं है, बच्चे होंगे जो 5-6 महीने शादी में। अच्छा,
बाबा जी आप मुझे ये बताएं कि जो 22 लड़कियों के साथ शादी करके उनको आपने तलाक दी या उन्होंने तलाक लिए? उन्हें छोड़ दिया, उन्हें तलाक दे दिया, उनका हक उन्हें दे दिया, उनको घर दे दिया, उनके बच्चों का वसाइल दे दिया, खर्चा दे दिया। मतलब आप जो 22 लड़कियों के साथ आपने शादी की है उनको आपने तलाक दिए? जी जी बिल्कुल। और 22 वालों को कितना घर दिए हैं आपने? हर बीवी को एक एक घर दिया है। हर बीवी को एक एक घर दिए? जिसे भी छोड़ा उसे घर दिया है, उसको उसका खर्चा। और जो 22 बीवियां थी तो उनके एक एक बच्चे हैं? हर बीवी की दो एक एक बच्चे हैं। एक एक बच्चे हैं? हाँ जी, एक एक। बाबा जी वैसे आपको क्या लगता है, ये आपको करना ठीक लगता है? ये शौक है मेरा, मैंने हेक्टर करनी है, 100 शादियां करना चाहता हूँ मैं जिंदगी में। मतलब आप इस्लामी नुक्ते नजर से आप ठीक चल रहे हैं? जी ऐसा है। अच्छा, अभी तक आपने 22 शादी की है, 22 बच्चे पैदा करके 22 घरें दी है उनको, और जब इनके बच्चे होंगे तो फिर इनको भी आप तलाक देंगे? जी ऐसे ही है, ऐसे। और ये लोग भी मान गए हैं? जी ऐसे। और इनकी जो माएँ बेटी हुई ये भी मान गए? जी ऐसे ही है। तो ये कट्टरपंथ की एक तस्वीर है जहां आंखों में टीन के चश्मे। अब आतंकवाद की बात करते हैं। ये आप देख रहे हैं कराची पुलिस हेडक्वार्टर में धमाका हुआ। हर रोज धमाके हो रहे हैं पाकिस्तान में। ये दूसरी बड़ी वजह है जहां कराची पुलिस हेडक्वार्टर में घुसकर आतंकी धमाका कर रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं, ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकी ऊपर चलकर गोलियां चला रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। सोचिए ये हालात है, ये आलम है। देखिए एम्बियंस बढ़ाइए। तीन चार है, नजर आ रहे 3-4 है। सब छत पे नीचे झुके रहो सारे। आइए अब मैं आपको बंदूकें लेकर पुलिस हेडक्वार्टर में घूमने वाले आतंकी दिखाने जा रहा हूं। बंदूक लेकर खुलेआम, ये देखिए जरा, ये सीसीटीवी है। ये आतंकी देख रहे हैं हाथ में बंदूक लिए हुए। ये 2 आतंकी और आ रहे हैं, इनको इशारा करके बुलाता है। ये आतंकी खुलेआम घूम रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को। आतंकी पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर, पुलिस मुख्यालय के अंदर बंदूक लेकर, यही आतंकी थे जिन्हें मैंने आपको दिखाया जो गोलियां चला रहे थे। वो आतंकियों का सीसीटीवी है जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में। किस तरह ये आतंकी घुसे, गोलियां चलाई। पुलिस, इससे पहले पेशावर में 100 पुलिस वाले मारे जा चुके, आतंकियों ने मार गिराया। अब हेडक्वार्टर में घुसकर गोली चला रहे। ये तस्वीरें पाकिस्तान को डराने वाली हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि तालिबान कैसे पाकिस्तान के अंदर घुस चुका है। जब आप हर हाल से कमजोर हो, माली हालत भी खराब हो, तो कोई भी घुसकर आपको मारेगा। आज पाकिस्तान का वही हाल है। देखिए अब मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। तालिबान अफगानिस्तान से लगा हुआ है खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी घुसे और यहां धमाका किया। इसे आगे बढ़ाइए। ये आप देख रहे हैं तालिबान का गढ़ कहा जाता है खैबर पख्तूनख्वा। दावा है एक गांव पर कब्जा कर लिया है तालिबानियों ने। टारगेट पर पाकिस्तान की फौज रहती है खैबर पख्तूनख्वा में। इसके अलावा अगला जो शहर है वो है पेशावर। ये देखिए जरा, तालिबान का अगला टारगेट पेशावर। पेशावर में भी तालिबान ने घुसकर धमाका किया। ये देख रहे हैं मस्जिद को टारगेट किया पेशावर के अंदर। मस्जिद में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। आत्मघाती आए थे, खुद एक जैकेट पहनी थी जिसमें बॉम्ब लगा था और फटे ऐसा कि मस्जिद पूरी तरह से नष्ट हो गई। 100 पुलिस वाले, पुलिस लाइन में मस्जिद थी, 100 पुलिस वालों की मौत हो गई, उनके परिवार वाले मारे गए। नमाज के दौरान यह आत्मघाती हमला हुआ। अगला शहर देखिए, ये तालिबानी कराची तक पहुंच चुके। कराची में जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, कराची में पुलिस हेडक्वार्टर पर अटैक किया इन्होंने और यहां जाकर कई जाने ली। 6 की मौत हो गई, 6 की हत्या की, 10 से ज्यादा लोग घायल हैं। 3 आतंकियों ने यहां खुद को उड़ा लिया था। अब लाहौर देखिए, आतंकी कहां तक, खैबर पख्तूनख्वा, उसके अलावा पेशावर, कराची और लाहौर तक पहुंच गए। लाहौर में देखिए क्या किया, पाकिस्तान पुलिस को टारगेट किया लाहौर में घुसकर। 26 की मौत हो गई है, 50 से ज्यादा लोग यहां घायल हैं। बाइक के जरिए यह आत्मघाती हमला किया गया है। अब इस्लामाबाद बचा है और ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, मैं आपको बता रहा हूं दावे के साथ। यह आतंकी पाकिस्तान में राजधानी इस्लामाबाद में घुसकर धमाका भी करेंगे और कब्जा भी करेंगे। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं ये आतंकियों के घुसने के बाद अगला टारगेट क्या होगा।
इनका अगला टारगेट होगा परमाणु हथियार। ये देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर है, पाकिस्तान के परमाणु हथियार हैं। जब अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, आतंकी कहीं भी धमाका कर रहे हैं, तो आतंकी वहां भी घुस जाएंगे जहां परमाणु रखें, और परमाणु हथियार भी हथियार लेंगे। अगली तस्वीर दिखाई, ये बाबर देख रहे हैं, परमाणु की बाबर मिसाइल। शाहीन भी छीन लेंगे, बाबर भी छीन लेंगे, क्योंकि तालिबान का अगला टारगेट है पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स। पूरी दुनिया डरी हुई है कि अब ये हथियार ना छिन जाए पाकिस्तान से, फिर ये आतंकी करेंगे क्या। देखिए जरा, डर के पीछे वजह है, ये है वजह, और ये है आतंकी। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, कब्जा किया तो अमेरिका के हथियार मिल गए। यानी जब अफगानिस्तान से अमेरिका गया, जो अपने हथियार लेकर अफगानिस्तान में आतंकियों से लड़ रहा, जब वो गया तो सारे हथियार वहीं थे। ये हथियार तालिबान को मिल गए। अमेरिकी हथियारों से तालिबान ताकतवर बना। अब इन्हीं हथियारों से पाकिस्तान की तबाही हो रही है। पहले तालिबान सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक सीमित था, अब कराची से लेकर लाहौर तक हमले हो रहे हैं। तालिबान का टारगेट परमाणु बम भी हो सकता है। पाकिस्तान के पास 165 परमाणु बम है। अगर न्यूक्लियर तालिबान के हाथ लगा तो खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी उस सूरत में। खुद अमेरिका को परमाणु हथियारों को लेकर चिंता है, और अमेरिका ने इसके लिए इमरजेंसी प्लान भी बनाया हुआ है। इस अमेरिकी प्लान का नाम है स्नैच एंड ग्रैब, मतलब हथियारों को छीनकर उन्हें कब्जे में ले लो। पाक के न्यूक्लियर हथियार सुरक्षा में अमेरिका ने पैसे खर्च किए हैं। 2001 से 2007 तक $10 करोड़ खर्च किए हैं। यह दावा है कि अमेरिका की मीडिया रिपोर्ट में खुद किया गया है, और पिछले दिनों खुद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के लोग पाकिस्तान में 2 दिन के लिए आए थे, देखने के लिए कि परमाणु हथियार सुरक्षित हैं या फिर नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कि दरअसल पाकिस्तान में आतंकी इसलिए भी बढ़ गए हैं क्योंकि पाकिस्तान में कुछ नेता हैं जो कहते हैं गुड तालिबान भी है और बैड तालिबान भी, यानी अच्छे आतंकी भी है और बुरे आतंकी भी। अफगानिस्तान में तालिबान पाक के लिए गुड है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी तालिबान का समर्थन किया पाकिस्तान ने। तालिबान पाकिस्तान के लिए बैड है, और पाकिस्तान के मंत्री बिलावल भुट्टो ने इस पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के दौरान बिलावल भुट्टो ने कहा, अब मैं आपको बताऊंगा, बैड तालिबान वो है जो पाकिस्तान को मार रहा है, और गुड तालिबान वो है जो पाकिस्तान के साथ है। अफगान से निकलने वाले आतंकवाद पर परेशान है अब ये। क्यों? क्योंकि ये है तहरीके तालिबान पाकिस्तान। अफगानिस्तान पर टीटीपी की मदद का आरोप लगाया है, और कहा है अफगानिस्तान में तालिबान आने के बाद हमले और ज्यादा बढ़ गए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तुरंत कार्रवाई करने की भी मांग कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो सोचिए हाफिज सईद को बचाते हैं, मसूद अजहर को बचाते हैं, ओसामा को घर में रखते हैं, लेकिन परेशान है उस आतंकी से जो इनको मारता है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, हालात पाकिस्तान में इतने बदतर हैं कि ये नवाज शरीफ, ये शहबाज शरीफ दोनों भाई, और बीच में नवाज शरीफ की बेटी है मरियम नवाज, यानी शहबाज इनके चाचा हैं, और चाचा जी अभी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन भतीजी का कहना है चाचा बेशक प्रधानमंत्री हो, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं। सोचिए, बुरे वक्त में भतीजी ने भी दगा दे दिया, भतीजी ने भी हाथ खींच लिया, क्योंकि सभी को कुर्सी चाहिए। देखिए जरा भतीजी क्या कह रही है। शहबाज की भतीजी मरियम नवाज बागी हो गई है। शहबाज के फैसलों से खुद को अलग कर लिया है। मरियम ने कहा है यह सरकार हमारी नहीं है। सोचिए, चाचा की सरकार है और हमारी नहीं है, एक ही पार्टी है। हमारी सरकार नवाज शरीफ की सरकार होगी, यानी जब पिता आएंगे तभी हमारी सरकार है। 9 दलों की गठबंधन की सरकार हमारी नहीं है। नवाज शरीफ मरियम के पिता और शहबाज के भाई हैं। नवाज शरीफ इन दोनों लंदन में मौजूद है। मरियम ने मिनी बजट को अलोकप्रिय फैसला कहा है, यानी जो बजट चाचा ने बनाया वो अलोकप्रिय है। क्यों? क्योंकि लोगों की गुस्सा, लोगों की गाज मरियम पर गिरेगी और वो चाहती है प्रधानमंत्री बनना। आईएमएफ से कर्ज के लिए शहबाज ने मिनी बजट पेश किया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि की गई है। मरियम के पति भी जनता का समर्थन जुटा रहे हैं, पार्टी के भीतर ही मरियम का सपोर्ट बना रहे हैं। उनके पति हैं रिटायर्ड कैप्टन मोहम्मद सफदर, मरियम के पति हैं। मतलब साफ मरियम चाचा की कुर्सी हथियाना चाहती हैं। आगामी अक्टूबर में पाकिस्तान में चुनाव होने वाले हैं। तो पाकिस्तान में क्या क्या होगा
ये आपको जल्द ही समझ में आ जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। अमित शाह ने पहली बार बहुत बड़ा हमला किया। उद्धव ठाकरे को दगाबाज, धोखेबाज और फरेबी कहा है कि उद्धव ने ऐसा धोखा दिया कि उद्धव को कभी माफ नहीं किया जा सकता। अमित शाह ने कहा ऐसे धोखेबाजों को सही सबक मिला है, ऐसे धोखेबाज माफी के लायक नहीं है। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कड़े शब्दों में अमित शाह ने जो बात कही है वो उद्धव ठाकरे के लिए भी गले उतरने वाली नहीं है। अमित शाह ने आज जो बातें कही महाराष्ट्र में बड़ा खेल होने के बाद, अमित शाह ने कहा जो लोग झूठ के साथ हुंकार भरते थे उनको सच का पता चल गया है। आज महाराष्ट्र में सत्य की जीत हुई है। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। शिंदे की शिवसेना ही असली शिवसेना है। धोखा देने वालों को माफ नहीं करना चाहिए। धोखा देने वालों की हिम्मत बढ़ जाती है अगर उन्हें माफ कर दिया जाए। खुद से बड़ी फोटो मोदी जी की लगाई थी इन्होंने। चुनाव जीतने के बाद इनका मन बदल गया। सीएम बनने के लिए विरोधियों के तलवे चाटने लगे। राजनीति में हार जीत होती रहती है। बीजेपी सिद्धांतों की राजनीति करती है। 2024 के चुनाव के लिए शाह की हुंकार, महाराष्ट्र की सारी सीटें जीतेंगे 24 में, एक भी सीट किसी को नहीं मिलेगी, उन्होंने दावा किया। सुनिए जरा गृह मंत्री अमित शाह कैसे गरजे आज। और जो लोग झूठ के आधार पर हुंकार भरते थे उन लोगों को आज मालूम पड़ गया है सत्य किसके साथ है। आज मालूम पड़ गया है। गत चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था। चुनाव मिलकर लड़े। अपनी फोटो से बड़ी फोटो मोदी जी की लगाई। देवेंद्र जी को नेता मानकर चुनाव लड़े और फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए विरोधी विचारधारा के तलवे चाटने लगे। आज उनको सत्य क्या है वो परिचय मिल गया। आगामी लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र की सभी सीटें शिवसेना बीजेपी युति के खाते में आनी चाहिए। कल मैंने शिंदे जी का भाषण सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना। एक पत्रकार ने पूछा कि धनुष बाण आपको मिल गया? उन्होंने कहा ना, धनुष बाण एनसीपी कांग्रेस के यहां गिरो रखाए थे, मैं छुड़ा कर ले आया हूं। हमारी छोड़िए, इन्होंने बाला साहब की विचारधारा और शिव सैनिकों के साथ भी धोखा किया था। आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। अब मैं आपको बताता हूं आखिर कैसे उद्धव ठाकरे ने धोखा दिया। किस बात का जिक्र कर रहे थे अमित शाह, क्या गेम किया उद्धव ठाकरे ने आखिरी वक्त में, ये आपको बताता हूं। जिस बात पर नाराज है अमित शाह, ये आप देख रहे हैं, सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए खंजर भोंका। दरअसल बीजेपी और शिवसेना का जो गठबंधन था, यह 35 साल पुराना गठबंधन था। उद्धव ने कुर्सी के लिए गठबंधन तोड़ दिया। 1989 से बीजेपी शिवसेना साथ चुनाव लड़ रहे थे। 2019 का चुनाव भी शिवसेना बीजेपी के साथ लड़ी, मोदी के पोस्टर के साथ लड़ी, उसी तस्वीर पर वोट मांगा। देवेंद्र फडणवीस उस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। फडणवीस गठबंधन के नेता भी थे। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर गठबंधन ने चुनाव लड़ा। बीजेपी को 105, उद्धव को आधी मिली, 56 सीटें लगभग मिली। उद्धव ठाकरे ने उसके बाद भी कहा कि सीएम तो हमें बनना है। उद्धव ने कहा 2.5 साल का ही सीएम बनाओ, लेकिन हम बनेंगे सीएम। बीजेपी ने शर्त मानने से इनकार कर दिया कि यह बात पहले तो की नहीं थी। उद्धव ने कुर्सी के लिए, मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया और जो विचारधारा के उलट थे एनसीपी कांग्रेस, इनसे हाथ मिला लिया। केवल कुर्सी पर बैठने के लिए यह किया। बीजेपी ने उद्धव पर धोखा देने का आरोप लगाया। 28 नवंबर 2019 को सीएम पद की शपथ ले ली। 29 जून 2022 को उद्धव ने इस्तीफा दे दिया। उद्धव करीब 2 साल 7 महीने मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उसके बाद कुर्सी भी गई, पार्टी भी गई और चुनाव चिन्ह भी गया, कुछ नहीं बचा। अब हालत यह है, मैं आपको बताऊं कि अपने भी आईना दिखा रहे हैं। अपने कौन? राज ठाकरे, जो भाई हैं उद्धव ठाकरे के, वो भी बता रहे हैं कि तुम गलत थे। वो भी कहने की कोशिश कर रहे हैं तुमने गलत किया। देखिए जरा राज ठाकरे ने क्या कुछ कहा है। राज ठाकरे उस दिन से ही जवाब दे रहे हैं। अब राज ठाकरे ने क्या कहा देखिए। राज ठाकरे कह रहे हैं
उन्होंने बाकायदा बाला साहब का एक पुराना वीडियो ट्वीट किया। नाम निशान छिन जाने पर राज ने वीडियो डाला है। वीडियो में बाला साहब नाम की अहमियत बता रहे हैं राज ठाकरे। कह रहे हैं पैसा तो दोबारा कमा सकते हो, लेकिन नाम नहीं कमा सकते हो। जिंदगी में नाम को बड़ा करने की जरूरत है। उद्धव ने भाई राज ठाकरे को भी धोखा दिया। राज को शिवसेना का भावी नेता कभी माना जाता था। महाराष्ट्र के लोग बाल ठाकरे की छवि राज ठाकरे में देखते थे। शिवसेना का उत्तराधिकारी जब चुनने की बारी आई तो बाला साहब ठाकरे ने बेटे उद्धव को कमान सौंप दी। राज ठाकरे इस फैसले से बेहद नाराज थे, जिसके बाद राज ठाकरे ने शिवसेना से बगावत कर दी और मार्च 2006 में राज ठाकरे ने नई पार्टी बना ली, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। अब आज राज ठाकरे ने जो बाला साहब ठाकरे की पुरानी आवाज साझा की है, जिसमें बाला साहब ठाकरे बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पैसा कभी भी कमा सकते हो, नाम नहीं कमाया जा सकता। सुनिए जरा। नाव आणि पैसा, पैसा येतो पैसा जातो पुन्हा येतो, पण एकदा का नाव गेलं की परत येत नाही। ते येऊ शकत नाही, काळ्या बाजारात सुद्धा मिळायचं नाही। म्हणून नावाला जपा, नाव मोठं करा। नाव आणि पैसा, पैसा येतो पैसा जातो पुन्हा येतो, पण एकदा का नाव गेलं की परत येत नाही। ते येऊ शकत नाही, काळ्या बाजारात सुद्धा मिळायचं नाही। म्हणून नावाला जपा, नाव मोठं करा। वो कह रहे पैसा जाएगा तो वापस कमा लेंगे, लेकिन नाम गया तो वापस नहीं। या तो कुर्सी भी गई, नाम भी गया और चिन्ह भी गया और सब कुछ जाने वाला है। एकनाथ शिंदे ने कुर्सी भी ले ली, पार्टी भी ले ली, पार्टी का नाम भी ले लिया, चुनाव निशान भी ले लिया और अब शाखा लेने वाले हैं। शाखा जो शिवसेना की बुनियाद है, शाखा चली गई तो फिर कुछ नहीं बचेगा। देखिए जरा शाखा क्या है और शाखा जाने के मायने क्या हैं, क्योंकि यही है बेस जो शिवसेना के पास है, जो उसकी ताकत है। ये अगर छीन लिया तो चुनाव निशान बेशक नया आ जाए, कुछ नहीं कर पाएंगे उद्धव। शिवसेना का नाम और निशान शिंदे को पहले ही मिल चुका है। शिंदे की नजर अब शिवसेना की शाखाओं पर है। महाराष्ट्र के हर गांव, हर जिले में शिवसेना की शाखा है। शाखाओं के जरिए पार्टी अपनी बात जनता तक पहुंचाती है। शाखा पार्टी की सबसे मजबूत कड़ी मानी जाती है। शाखा में गांव स्तर के कार्यकर्ता जुड़ते हैं, ग्रास रूट लेवल पे। शिंदे की कोशिश शाखाओं को अपने पाले में करने की। मुंबई में शिवसेना की कुल 227 शाखाएं, अकेले मुंबई में 227 शाखाएं, हर वार्ड में एक और ठाणे शहर में 33 शाखाएं। पूरे महाराष्ट्र में 5000 से ज्यादा शाखाएं हैं और उद्धव गुट का दावा है कि शाखा का नेटवर्क उनके साथ है। शिंदे गुट शाखा प्रमुखों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में है। शाखाओं से उद्धव और आदित्य की फोटो हटने लगी है। बाला साहब के साथ अब एकनाथ शिंदे की फोटो लगेगी उसमें और यही खात्मा होगा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं संजय राउत और एकनाथ शिंदे। अमित शाह जी क्या बोलते हैं उसके ऊपर महाराष्ट्र ने कभी गंभीरता से उनकी बात नहीं ली है। जिन लोगों का विश्वास सत्य और न्याय खरीदने में है, उनके ऊपर हम क्या बात करें। जब मौका मिले, जब समय आएगा तो इस राज्य की जनता सब कुछ दिखाएगी महाराष्ट्र क्या है। अभी हम उनके ऊपर जवाब नहीं दें। और अब तक 2000 करोड़ रुपए की लेन देन उस मामले में हुई है, सिर्फ शिवसेना से चिन्ह और नाम छीनने के लिए। 50 विधायक चोर है, 13 सांसद चोर है, सैकड़ों हजारों नगर सेवक चोर है, लाखों कार्यकर्ता चोर है, हम सब चोर है। और वो क्या है? अरे आत्मचिंतन करो। ये नौबत क्यों आई है? क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को आपने बेच दिया 2019 को। ये धनुष्यबाण तो गिरवी रखा था उन्होंने 2019 को। बाला साहब के विचार और ये धनुष्यबाण, ये उनकी देन है, उसे तो हमने छुड़ाया है। अभी क्या एकनाथ शिंदे? मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ, एक बहुत ही पवित्र काम किया है। तो सिर्फ शाखा नहीं जाएगी, उद्धव पूरी तरह से कंगाल हो जाएंगे। ये ऐसा ही नहीं कह रहा हूं, इससे बुरा वक्त नहीं होगा। देखिए कंगाली का आलम क्या होगा।
इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद उद्धव से पार्टी की संपत्ति छिन जाएगी, यानी पार्टी का जो फंड है, चारों तरफ से फंड आता है, आम लोग भी देते हैं, शिवसैनिक भी देते हैं और कारोबारी भी देते हैं, वो संपत्ति छिन जाएगी। उद्धव को इस बात की पहले से आशंका थी कि पार्टी लड़ाई हार जाएगी। सूत्रों की माने तो उद्धव ने क्या किया, बहुत सा फंड ट्रांसफर किया है और उद्धव गुट ने बैंक में नया खाता खुलवाया है, नए खाते में करोड़ों का फंड ट्रांसफर किया है। शिवसेना की कुल संपत्ति 334 करोड़ रुपए है, 148 करोड़ की बैंक में एफडी है। शिवसेना की अचल संपत्ति 186 करोड़ है। शिवसेना की संपत्ति पर शिंदे गुट का अधिकार है और अब शिंदे गुट कोषाध्यक्ष नियुक्त करेगा, उसके हस्ताक्षर से वित्तीय लेन देन होंगे। उद्धव से इसका मालिकाना हक छिन सकता है। महाराष्ट्र में 82 जगहों पर शिवसेना का दफ्तर है। मुंबई का शिवसेना भवन भी हाथ से निकल सकता है। मातोश्री भवन पर भी संकट मंडरा रहा है और बाला साहब ठाकरे की वसीयत का हवाला है। मातोश्री का ग्राउंड फ्लोर शिवसेना के नाम है। उद्धव से इसका मालिकाना हक छिन सकता है तो स्थिति खराब हो सकती है। अब ये करेंगे क्या? क्या कोई विकल्प है? अब एक विकल्प है, अभी एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन है देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की, कि उद्धव सुप्रीम कोर्ट जाएं। लेकिन चुनाव आयोग को जो फैसला लेना था वो ले लिया, लेकिन उद्धव के जाने से पहले शिंदे सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने शिंदे गुट को असली शिवसेना माना है। उद्धव ठाकरे गुट के ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक भी हट गया है। उद्धव से पहले शिंदे गुट की सुप्रीम कोर्ट में याचिका है। शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट डाल दी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि फैसला सुनाने से पहले महाराष्ट्र सरकार की दलील जरूर सुने। उद्धव ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को चुनौती देने का निर्णय ले लिया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले को दोषपूर्ण बताते हुए चैलेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन याचिका लगाई गई है और उद्धव गुट सोमवार को यानी कि कल सुनवाई की मांग कर सकता है। उद्धव की तरफ से कपिल सिब्बल पैरवी कर सकते हैं। यह है आगे की तैयारी, लेकिन जो झटका लगा है वो उद्धव को यह बता रहा है कि अहंकार ज्यादा दिन ठहरता नहीं है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, मोदी को 100 पर समेटने की तैयारी है कि प्रधानमंत्री मोदी को 100 सीटों से आगे ना बढ़ने दिया जाए। 24 में रोकना है, चारों तरफ से रोकने की कोशिश हो रही है। सियासतदान मोदी विरोधी चाह रहे हैं कि मोदी 100 से ज्यादा सीटें ना जीत पाए। सुनिए जरा। कि महामिलावटी लोगों, सारी कोशिश कर लो, लेकिन आएगा तो मोदी को रोकना मुश्किल है, ये बात विपक्ष को समझ में आने लगी है। इसलिए मोदी को रोकने के लिए अब नया चक्रव्यूह बुना जा रहा है, नई बिसात बिछाई जा रही है, नया प्लान बनाया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्लान 24 में मोदी को सिर्फ 100 सीट के अंदर समेटना है। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा, जो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार करेंगे। अगर मेरा चिरहुआ को अगर मान लीजिएगा, कहीं 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। क्या मोदी को 100 सीटों पर रोका जा सकता है? मोदी विरोधियों का प्लान कितना दमदार है, इस पर उनके करीबियों और साथियों को भी एतबार नहीं। तभी तो कोई बड़ी पार्टी खुलकर नीतीश की ओर हाथ नहीं बढ़ा रही। बिहार में समस्या ये होती है कि पहले कौन कहेगा आई लव यू। बिहार में समस्या ये होती है कि पहले कौन कहेगा आई लव यू। जब सभी विरोधियों को दूल्हा बनना है, ख्वाब में पीएम की कुर्सी है, तो कोई पहले लव यू बोलकर सत्ता के लिए इजहार इश्क से बचना चाहता है। हमें सत्ता का लोभ नहीं है। सत्ता के लिए हमने सिद्धांतों की बलि नहीं चढ़ाई है। कुटिल बुद्धि से राजनीति को और सत्ता को कुछ क्षण के लिए तो हथिया सकते हो, मगर रण मैदान में जब आने का समय आता है तब तो साहस, शौर्य और परिणाम ही काम आता है। और आइए, नीतीश का प्लान क्या है?
नीतीश का प्लान ऑफ एक्शन ये है कि मोदी को रोको, और मोदी को रोकोगे कैसे? मोदी को रोकने का प्लान ये है, ये देखिए जरा। मोदी को 100 पर रोकने का प्लान ये है कि नीतीश कुमार इसके झंडा बरदार बनना चाहते हैं। नीतीश चाहते हैं कांग्रेस साथ आ जाए, कांग्रेस के साथ साथ अगली पार्टी ममता बनर्जी साथ आ जाए, ममता के साथ शरद पवार भी आ जाएं, यानी सारे विरोधी एक साथ, अरविंद केजरीवाल भी साथ आ जाएं, तेजस्वी आरजेडी भी साथ आ जाए, यानी एसपी अखिलेश यादव साथ आ जाएं, लेफ्ट सीताराम येचुरी साथ आ जाएं, केसीआर साथ आ जाएं और स्टालिन साथ आ जाएं और वाईएसआर कांग्रेस साथ आ जाए। ये सारी पार्टियां एक साथ आ जाएं। देखिए जरा, मोदी को रोकने के लिए ये सारे विरोधी एक साथ आकर खड़े हो जाएं। नीतीश कुमार चाहते हैं सारे एक साथ आ गए तो फिर मोदी को हरा लेंगे, लेकिन क्या ये सारे एक साथ आकर मोदी को 100 पर रोक सकते हैं? आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं वो फॉर्मूला कौन सा है जो नीतीश के दिमाग में चल रहा है। नीतीश के दिमाग में चल रहा है एक फॉर्मूला ये है कि महाराष्ट्र की जो सियासत है, यानी हर राज्य में विपक्षी एक साथ आ जाएं। फर्ज कीजिए महाराष्ट्र में जो अभी हालात थे, उस हालात में अगर सब साथ आ जाएं, मतलब कि बीजेपी के पास थे 2019 में 28% वोट, शिवसेना के पास 23%, एनसीपी के पास 16 और कांग्रेस के पास 16। यानी कहने का मतलब यह अगर फॉर्मूला और कॉम्बिनेशन ये बन जाए, ये कॉम्बिनेशन अगर बन जाए तो इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से क्या होगा, बीजेपी के पास सिर्फ 28% वोट और इनको मिला दें अगर 23, 16 और 16 को मिला दें तो ये कहीं ज्यादा पहुंच जाएगा, यानी 50% से ज्यादा वोट होगा शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का। अगर ये फॉर्मूला, नीतीश का सोचना, अगर ये फॉर्मूला चल गया तो बीजेपी को महाराष्ट्र में रोक लेंगे। हर राज्य में इसी तरह का फॉर्मूला बनाना है, सारे विपक्षी एक साथ, सारे मोदी विरोधी एक साथ, तो बीजेपी का वोट परसेंटेज कम रह जाएगा, मोदी 100 पर रुक जाएंगे। लेकिन क्या ये कॉम्बिनेशन, यानी सारे विरोधियों को हर राज्य में मिलाकर मोदी को हराया जा सकता है? यह फॉर्मूला हर बार हिट होता है। कहने का मतलब साधारण यह है कि हर राज्य में 2 को 2 से जोड़ेंगे तो 4 नहीं होता, 2 + 2 4 नहीं होता। पॉलिटिक्स में, चुनाव में सबके साथ एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में 2007-17 में चुनाव हुए, 17 का रिजल्ट है, बीजेपी को 47% वोट मिला, समाजवादी को लगभग 22% और बीएसपी को 22। 2017 का नतीजा है, यानी 22-22 जोड़ दिया तो 44 हो जाता है। इसलिए 19 में क्या हुआ, बुआ और भतीजे साथ आ गए। लेकिन 22-22-17 वाला जो था, इन्हें लगा यहां जुड़ जाएगा, लेकिन 22-22-17 जुड़ता नहीं, 18-19 हो गया 22-22। तो क्या हो गया, 18-19 जोड़कर भी उनकी हालत 39% हुई। गठबंधन 39% पहुंचा, 22-22 जुड़कर 44 नहीं 39, और बीजेपी 49। यानी वो महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला हर जगह लागू नहीं होता है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विरोधियों की अभी स्थिति क्या है, विरोधी खुद अपनी हालत देखेंगे तो उन्हें शर्म आ जाएगी। देखिए हालत, विरोधियों की हालत यह है कि जेडीयू के पास 16 सांसद हैं और कांग्रेस के पास 52 सांसद हैं, टीआरएस के पास 9 सांसद हैं, एनसीपी के 4 सांसद हैं, आरजेडी के 0 हैं, आम आदमी पार्टी के 0 हैं लोकसभा में, आरएलडी के 0 हैं लोकसभा में, एसपी के 3 हैं। इनको मिलाकर 89 होते हैं, यानी जिसके पास 100 नंबर भी नहीं है, कुल 89 है, सीपीएम के पास 3 है, वो बात कर रहा है मोदी को हराने की। खुद 100 नहीं पहुंच पाए और मोदी को 100 पर रोकना है, यह भी हास्यास्पद है। अब मैं आपको बताता हूं इसके पीछे वजह क्या है, मोदी को रोक पाने में ये नाकाम क्यों है, उसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। वो बड़ी वजह मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये है बड़ी वजह। बड़ी वजह यह है कि कुर्सी एक है, एक अनार और 100 बीमार। जरा सबकी तस्वीरें दीजिए, सबको पीएम बनना है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, सबको कुर्सी का मोह है। सबको अगर कुछ चाहिए तो वो कुर्सी चाहिए, कुर्सी नहीं मिलेगी तो कोई किसी के साथ नहीं है। इसलिए सलमान खुर्शीद ने कहा कोई किसी से तो लव यू बोले, लेकिन कुर्सी का मोह ऐसा है कोई नहीं बोलना चाहता। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान और क्या कुछ कह रहे हैं गिरिराज सिंह।
जो नीतीश कुमार जी ने बयान दिया है हम उसका स्वागत करते हैं कि उन्होंने माना है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर न केवल कांग्रेस पर हुआ है बल्कि भारतीय राजनीति पर भी हुआ है। ये भारतीय राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण उन्होंने स्वीकारा है और हम इसका स्वागत करते हैं और हम अपनी भूमिका हम अच्छी तरह से जानते हैं। कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो बीजेपी के साथ कहीं भी समझौता नहीं किया है। तो हमारे दो चेहरे नहीं हैं बीजेपी के संबंध में, हमारा एक ही चेहरा है, हम बीजेपी के विपक्ष में हैं। जो नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता नहीं बना पाए कि इनकी आइडियोलॉजी क्या है, कभी बीजेपी, कभी आरजेडी, कभी कांग्रेस, वो नीतीश कुमार आज देश में विपक्षी एकता के लिए, विपक्षी एकता नहीं है, इनको प्रधानमंत्री बनने के लिए कन्वेनर बना दे। अब बीजेपी को क्यों हराना है ये तो बता दीजिए। 17 साल में कितने साल बीजेपी के साथ रहे, देश ये भी तो आपसे पूछेगा। अब मैं आपको बताता हूं, मोदी को हराने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मोदी की ताकत देखिए क्या है। ये हराना चाह रहे हैं लेकिन मोदी हर चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं। उदाहरण के साथ देखिए जरा, संसद की हालत देखिए। गुजरात में 62% से ज्यादा वोट परसेंटेज, राजस्थान में 58% से ज्यादा वोट परसेंटेज, मध्य प्रदेश में भी 58% से ज्यादा, हरियाणा में मोर देन 58%, यानी आप देखिए ज्यादातर राज्यों में 50% से ज्यादा वोट है बीजेपी के पास, यूपी में 49%। तो कैसे हराएंगे बीजेपी को? दिल्ली में 56% से ज्यादा वोट और हिमाचल प्रदेश में 69% से ज्यादा, उत्तराखंड में 62%, छत्तीसगढ़ में 50% और झारखंड में 52%, अरुणाचल प्रदेश में 58%। ये 14 से 15 राज्य हैं जहां 50% से ज्यादा वोट है। कर्नाटक में 52%। ये है वोट परसेंट की हालत। अब सोचिए, 14 में बीजेपी के पास कम सीटें थी, 19 में सीटें भी बढ़ गई और वोट परसेंट भी बढ़ गया। तो बुनियादी सवाल यह है कि विरोधी मोदी को हराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी का कद, सीटें, वोट शेयर सब बढ़ता जा रहा है। तो इस प्लानिंग के साथ तो मोदी को जिताने की तैयारी कर ली है विरोधियों ने। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। मैं किसी सत्ता या सरकार या किसी सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं, मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो इंसाफ की आवाज दबाना चाहते हैं। मैं उन लोगों के खिलाफ था और हूं और रहूंगा।